नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक खतरनाक महामारी से जूझ रही है और साथ ही साथ इस वक्त में, इस समय में हमारे शहर को एक चुनौती देने वाली जो बीमारी सामने आती है, जिसे हम चमकी बुखार के नाम से जानते हैं, वो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको अपना निशाना बनाती है। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो इसी बीमारी और कोरोना 19 की जो दूसरी लहर है इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे शहर के डीएम प्रणव कुमार IAS। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। दर्शकों, चर्चा हम शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि हमने बचपन में एक संगीत सुना था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और जवाब में बच्चे भी गाकर सुनाते हैं कि मुट्ठी में उनकी तकदीर है और आंखों में आने वाली दुनिया का उनका सपना है। लेकिन क्या हो अगर उनकी मुट्ठी में उनकी आने वाली तकदीर और उनकी आंखों में जो आने वाली दुनिया का सपना है उसे वो देखने की परिस्थिति में ही ना रहें। हमारे शहर में होने वाली जो ये बीमारी है चमकी बुखार, जिसे हम AES के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा करती है कि छोटे बच्चों को बुखार लगता है और वो उसे संभाल नहीं पाते और अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। इसके प्रति आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हमारे DM आज आपको जानकारी देंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम हमारे DM से ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है ये किस तरह के लक्षण दिखाती है, और जो हमारे अभिभावक हैं छोटे बच्चों के, वो क्या लक्षण देखेंगे, क्या सावधानियां बरत सकते हैं और किस स्थिति में वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सकें, इस बारे में हमारे DM अभी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं। और जैसा कि अभी बताया गया निशा जी के द्वारा, ये एक मुजफ्फरपुर ज़िले के साथ जुड़ी हुई यह एक बीमारी है जो विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और इससे सटे हुए अन्य ज़िलों में भी, खासकर जो बालक वर्ग हैं, बच्चे वर्ग हैं, उन बच्चों में ये बीमारी होती है। और ख़ासकर इसका मौसम भी विशिष्ट है। जब अप्रैल महीने की गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती है तो अप्रैल लास्ट से या मई महीने में और जून तक, विशेष रूप से इन 3 महीनों में इस बीमारी के दस्तक रहता है। और अधिकांश जो हम लोगों ने अभी तक पाया है, जो बच्चे हैं, खासकर 6-7 साल से नीचे के बच्चे, वही बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो एक ऐसा यह रोग है जिसमें बच्चे अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पाते हैं कि उन्हें किस तरह की बीमारी है, क्या प्रॉब्लम फील हो रहा है। और कई वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को इसके कारण बड़ी संख्या में बच्चों की जानें भी गई हैं। इसको लेकर के लगातार शोध चल रहे हैं। इन शोधों के कारण और जो हम लोगों ने इतने दिनों में जो भी इसको एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, उससे कुछ बातें तो बड़ी सीधी सामने आती हैं कि मुख्यतः यह बच्चों में होता है। गर्मी के दिनों में जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और उसी दिन ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो वैसे दिनों में बच्चों में शाम से ही कुछ डलनेस, लेजीनेस जैसी स्थिति आती है और सुबह होते होते उनको तेज़ बुखार, शरीर में ऐंठन और दौरे पड़ने, कन्वल्सन होना और डिसओरिएंटेड हो जाना। क्वेश्चन कुछ पूछा जाए, आंसर कुछ दे रहे हैं, तो इस तरह का डिसओरिएंटेशन हो जाता है। और यदि सही समय पर उनकी चिकित्सा नहीं की गई तो वैसी स्थिति में पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी जानें गई हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों का जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से प्रशासन के द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम, ट्रीटमेंट के कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो गर्मी के भी आसन्न है और काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो सभी लोग इस रोग के प्रति जागरूक रहें। और हम लोग मिनिमम या बिल्कुल ज़ीरो केसेस हमारे सामने आए, या कोई केसेस यदि सामने आते भी हैं तो उसका बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। जी, तो अगर आपको तेज़ बुखार हो, या अगर आप अपने बच्चे को सुस्त पड़ते हुए देखते हैं, या फिर अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं और वो सही तरीके से आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से आपको अगर आभास लगता है कि आपका बच्चा आज उस तरह से खेल कूद नहीं रहा है, तो तुरंत आप कोशिश करेंगे कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे, जहाँ पे कि इसके इलाज से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल आपसे करते हैं। हमारे जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की जनता बहुत भोली भाली होती है और कई बार वो झाड़ फूक या फिर नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे जुड़ी जो उनकी भ्रांतियां हैं, उनको लगता है कि किसी ने नज़र लगा दिया हमारे बच्चे को, या उसने किसी ने कुछ खिला दिया, शायद इस वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो गया है। तो इसके बारे में हमारे ग्रामीण जनता को आप सलाह दें कि वो इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ें। जो आपने बातें बताई उससे दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जो गार्जियंस हैं कई बार इस चक्कर में रहते हैं कि किसी की नज़र लग गई है और झाड़ फूंक कराना है। दूसरा कई बार ये होता है कि जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, नीम हकीम होते हैं, जो कि गांव में प्रायः मिल भी जाते हैं कि छोटे छोटे यदि कोई रोग हैं तो दवाइयाँ बता देते हैं, चाहे वो दवा के दुकानदार होते हैं या अदरवाइज कोई जानकारी होती है, तो ऐसे लोग भी गांव में होते हैं। इन दोनों विषयों पर काम करने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल ये बीमारी इस्टेब्लिश्ड है, एईएस है, जो कि इस्टेब्लिश्ड एक बीमारी है, बच्चों में हो रही है। और इसके लिए सभी गार्जियंस को चाहिए कि यदि इस तरह के जो लक्षण की हम लोगों ने अभी चर्चा की है, यदि इस तरह के लक्षण बच्चों में मिलते हैं तो बिना समय गंवाए नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर जैसी स्थिति है बच्चे की उसके हिसाब से एसकेएमसीएच में बच्चों के लिए पूरी पीकू की व्यवस्था है, पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें 100 बेडेड हैं और बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा है। बच्चों को यदि वहाँ लाया जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो नीम हकीम हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने करीब 1000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे टेलीफोन पर मैंने पर्सनली बात की है और उन लोगों से यही हम लोगों की इल्तिजा है कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकते हैं। गाँव वाले सबसे पहले उनके पास कई बार पहुँचते हैं, तो वैसी केसेस में हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि यदि कोई केस उनकी जानकारी में आता है या अदरवाइज भी वो जानते हैं कि कोई केस है ऐसा, तो तुरंत उस गार्जियन और बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाना है ताकि उनका बेहतर तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट और प्रबंधन हो सके। तो ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी हम जो गार्जियंस हैं उनसे भी हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि समय वेस्ट नहीं करें, समय काफ़ी कीमती है इस तरह के केसेस में, और तुरंत पीएससी में पहुँचे। जी, तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि समय काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह के केसेस में, और पीको यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की व्यवस्था की गई है अस्पतालों में, जिसमें जाकर के आपके बच्चों के देखभाल के लिए उनकी चिकित्सा से संबंधित हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ तक कि हमारे नीम हकीमों से भी अनुरोध है कि अगर उनकी जानकारी में या उनके संपर्क में कोई इस तरह का बच्चा आता है जिसको बुखार है और वो परेशान है, तो उसे अपनी चिकित्सा देने के बजाय जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में भेजने का प्रयास करें। और आगे जो हम जानते हैं कि एक धारणा कई बार होता है कि बीमारी से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बीमारी से जुड़ी गलत धारणाएं। एक गलत धारणा जो हमारी इस बीमारी के साथ जुड़ी है वो है लीची। लीची मुजफ्फरपुर शहर की पहचान है, लेकिन 2019 में हुए जो इतने सारे बच्चों की मृत्यु थी, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी बेचारी लीची बदनाम होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके मार्केट पे भी असर पड़ा है। तो लीची से संबंधित जो ये गलत धारणा है, एक तरह का ये बदनामी वाली बात हो जाती है, या फिर इससे लीची लोग खाना ही बंद कर देते हैं। तो क्या ये किसी सड़े फल को खाने से होता है या कोई विशेष भोजन की वजह से होता है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि इसकी वजह से लीची, आप एक अच्छे फल को खाना छोड़ें जिसके अंदर बहुत ही पोषक तत्व है। तो लीची से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% आपको, जिस तरह से वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं लीची अनुसंधान के, वो आपके संपर्क में आते होंगे और चिकित्सक भी आपके संपर्क में आते होंगे, तो वो आपको लीची से संबंधित इस अवधारणा को दूर करने के बारे में जो बताते हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। ये पिछले कई वर्षों से चूँकि ये बीमारी इस क्षेत्र में होती रही है, तो कई अनुसंधान किए गए हैं, कई टीम्स, बाहर की टीम्स, यहाँ लोकल टीम्स ने काफ़ी अध्ययन किया और लीची के साथ भी इसके संबंध को अनुसंधान किया गया है और ये पाया गया है कि ऐसा कोई सह संबंध नहीं है कि लीची खाने से ये बीमारी हो। किसी समय में ये बातें उठी थीं, लेकिन बाद के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि लीची खाने से इसका कोई सह संबंध और सीधा संबंध नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये बातें हो सकती हैं कि गर्मी के दिनों में यदि कोई पुरानी चीज़ें आप खाते हैं, बासी चीज़ें खाते हैं, बिना खाए सो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जब ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, गर्मी काफ़ी हो जाती है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
लेकिन मुझे यह बताने में कोई गुरेज नहीं है कि लीची से इसका कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है कि लीची के खाने से यह रोग होता है। तो इसलिए निश्चिंत होकर, मुजफ्फरपुर की एक पहचान है, मुजफ्फरपुर की शान है लीची, इसलिए लीची का उपयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जी, तो लीची से इसका कोई संबंध नहीं है इस बीमारी का, ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो गई। और जब ये बात स्पष्ट है तो अब हम जानते हैं कि इससे जुड़ी जो सावधानी है, इस बीमारी से जुड़ी जो सावधानी है, इस चुनौती से निपटने के लिए जिला स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल निशा जी, इसमें मुख्य रूप से तो मैं यह बताना चाहूँगा कि इसके दो पहलुओं को हम लोग देख सकते हैं। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है ट्रीटमेंट। जी। तो हम लोग की पहल यह है, हम लोग की सोच और उद्देश्य यह है कि प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाएं, जिसके और उसका यदि वो सफल रहा तो निश्चित रूप से केसेस नहीं आएंगे या नहीं के बराबर आएंगे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने के लिए हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया है और एक विशेष पहल के तहत जितने भी हमारे पंचायत हैं, उन पंचायतों को एडॉप्ट ए विलेज कार्यक्रम के तहत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है और प्रत्येक शनिवार को या आवश्यकतानुसार अन्य दिनों में भी जाकर वहाँ अवेयरनेस का कैंपेन कराया जाता है। वैसी बस्तियों में जहाँ पे इसके होने की संभावना अधिक रहती है, एक एक व्यक्ति को हम लोग मिल करके उन्हें इस बीमारी के लक्षण के बारे में और किस तरह से इसका उपचार कराया जाना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त आशा के माध्यम से, आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से, सहायिका के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से हर एक घर में हम लोग पैम्फलेट बांट रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। ओआरएस का घोल हर एक 15 दिन पर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया गया है, ओआरएस का घोल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5-5 वाहन हम लोगों ने टैग किए हैं और उसके मोबाइल नंबर, उसके संपर्क सूत्र प्रत्येक बेनिफिशियरी फैमिली को उपलब्ध कराया गया है कि यदि किसी केस में किसी बच्चे में उस तरह के लक्षण सामने आते हैं तो बिना एम्बुलेंस की प्रतीक्षा किए हुए गांव में जो वाहन उपलब्ध हैं उससे बिना समय नष्ट किए हुए तुरंत पीएससी में पहुंचें और उस गाड़ी के आने पर जो व्यय होगा उस व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। तो इस रूप से चारों तरफ से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पूरी जानकारी हो जाए और ये भी जानकारी दी जा रही है कि बच्चे को खाली पेट बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए। यदि शाम में बच्चा कुछ डल फील होता है तो उसको लगातार मॉनिटर करें। सुबह में बच्चे को उठाकर ज़रूर देखें कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और ख़ासकर जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है और थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उस दिन और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये पाया गया है कि बच्चों में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है, तो यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि रात में खाना तो खाए ही खाए, यदि कुछ मीठा संभव है तो गुड़ हो, चीनी हो या खीर हो, जिस तरह की भी चीज़ें घर में उपलब्ध हों, कुछ मीठा बच्चों को खिलाया जाए। तो उसमें पाया गया है कि वैसे बच्चे जो मीठा खाकर सोते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स कम आती है। अब तक जो केसेस आए हैं और जो एनालिसिस हुई है उसके हिसाब से बच्चों में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते अन्य वाइटल्स गड़बड़ होते हैं और ये दिक्कतें होती हैं। तो यदि इन बातों को हम लोग अनुपालन करें और जो कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में हमारे कर्मियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, प्रचार रथ हो, पैम्फलेट्स हो, दीवार लेखन हो, हर एक माध्यम से हम लोगों के बीच जा कर के उन्हें इन बातों की जानकारी दे रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो जानकारी हम लोग साझा कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और कम से कम केसेस सामने आएंगे। जी, तो जैसा कि अभी डीएन सर ने हमें बताया कि पूरे स्तर पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ तक कि 5 वाहन भी हर एक गांव, हर एक पंचायत स्तर पे रखे जा रहे हैं और जिसका खर्च भी सरकार वहन करेगी। बस आपको रखना है कि सावधानी रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है कि उसमें हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को नोटिस करते हुए जल्द से जल्द आप वहाँ के चिकित्सा सेवा केंद्र पर आप उनको लेकर के जाएंगे। जैसा कि अभी आपने जो जानकारी दी, इसमें बात आई आंगनवाड़ी सेविकाओं की और एएनएम की, इन लोगों की, तो क्या ये तो हमारे समाज के बीच से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ही आती हैं, तो क्या इनके पास भी किसी तरह की दवाएं, ओआरएस के अलावा कुछ ऐसी दवाएं उपलब्ध की जाती हैं कि अगर जो रात में अगर किसी को इस तरह की समस्या होती है तो वो तुरंत वो फर्स्ट एड के रूप में वो दवा उनको दे सकें? इस तरह का भी कोई प्रावधान या उनको स्पेशल इस तरह की कोई ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया जा रहा है क्या?
इन सभी स्टेक होल्डर्स जो पंचायत लेवल पर हमें सहयोग कर सकते हैं, उन सभी स्टेक होल्डर के साथ हम लोगों ने लगातार हम लोग चर्चा में हैं और इन सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस ज़िले में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अतिरिक्त स्वयं मेरे द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, ज़िले में 15,000 के आसपास शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को पर्सनल लेटर लिखा गया है कि वो लोग यदि इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो तुरंत इन्फॉर्म करें और स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचवाना सुनिश्चित करें। और जहां तक बात रही ORS की, तो ORS हम लोग तो स्वयं सरकार के माध्यम से भी बंटवा रहे हैं और हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि ORS बनाने की विधि भी कंसर्न माताओं को आशाओं के द्वारा और सेविका के द्वारा बता दिया जाए। यदि आवश्यकता पड़े और ORS न हो तो नमक, चीनी, पानी का घोल कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, ये जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं। जी, तो ORS किस तरह से आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको आंगनवाड़ी सेविकाएं और जो हमारी ANM बहनें हैं वो आपको ज़रूर मदद करेंगी। आपको बस सतर्क रहना है और सावधान रहना है। आगे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी जो कुछ और समस्याएं हैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर से सटे कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी पूरी सड़क की सुविधा नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है और चिकित्सकों को भी वहाँ पर नाव से जाकर के ही सर्वेक्षण करना पड़ता है। तो उस तरह के क्षेत्र में ये जो AES की जो समस्या है, चमकी बुखार की जो समस्या है, इससे निपटने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कि नाव से जाने वाले गांव वाले क्षेत्र में भी बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हो सके? कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि नदी के गर्भ में हैं, पेट में हैं और बांध के अंदर हैं, वैसे जगहों पर जाने के लिए यदि नदी पार करने की आवश्यकता होती है, काफ़ी कम संख्या में वैसे गांव हैं, लेकिन वैसे जगहों पर जाने के लिए हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और नाव को एक एम्बुलेंस का शक्ल दिया गया है जिसके माध्यम से लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये कोई भी घर अछूता न रहे, कोई व्यक्ति अछूता न रहे, सब तक हम लोग पहुँचें, ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, चाहे पहुँचने का साधन कोई भी हो। जी, तो आपके लिए बोट एम्बुलेंस जो हमारे गांव जो कि आज भी नदी के गर्भ में हैं, उन वहाँ पे होने वाली किसी तरह की समस्या के लिए बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और ख़ास करके ये चमकी बुखार से संबंधित जो है, इसमें अगर आपके बच्चे को रात में भी अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप इस बोट की सहायता से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे चमकी बुखार, और इससे निपटने के लिए इस बार हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी है। और साथ ही साथ जो हमारा पूरा का पूरा विश्व जो जूझ रहा है कोविड-19 बीमारी से, तो ये हमारे शहर में भी अब जैसे कह रहे हैं कि ये जो दूसरी लहर है इसकी, ये और ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके संबंध में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन स्तर पर, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए लोगों को, क्योंकि पहले की तरह लॉकडाउन वाली स्थिति ना बने, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? और देखिए, एक तो विश्वव्यापक महामारी है और पूरा विश्व इससे आक्रांत है, पूरी मनुष्यता सिविलाइजेशन जो है वो इससे आक्रांत है। और पिछली लहर को हम लोग ने देखा, इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग के साथ यह है कि पिछले वर्ष का एक्सपीरियंस है। जो चीज़ें आई पिछली बार बिल्कुल अदृष्ट थीं, हम लोग नहीं जानते थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब हम लोगों के पास किस वे में, किस रूट पे हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो चीज़ें सामने हैं। दोबारा पुनः संक्रमण आरंभ हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों ने अभी से ही तैयारी और कार्य आरंभ कर दिए हैं। सबसे पहले तो टेस्टिंग आवश्यक है, क्योंकि होली का समय था, काफ़ी लोगों का आवागमन हुआ और हम लोग देख रहे हैं कि होली के बाद से ये संख्या बढ़नी शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है। आज ज़िले में हम लोग 5 से 6 हज़ार टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि संक्रमण किस स्तर तक है और वैसे लोगों को आइसोलेट भी कर पाएंगे। टेस्टिंग के बाद जो लोग टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके संपर्क सूत्र को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि वह किसके किसके संपर्क में हैं, और वैसे लोगों की भी टेस्टिंग करा के यदि वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है। अब हमारे पास एक नया हथियार और बड़ा हथियार टीकाकरण का है। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो हम लोगों को है, ये जानकारी है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। लोगों में भी जागरूकता आई है और इस जागरूकता को और बढ़ाने के लिए हम लोग कई कार्यक्रम कर रहे हैं। कई वाहनों को रवाना किया गया है और मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं। दुकानों में, बाज़ारों में इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसके बावजूद
पब्लिक से यह अपील है, लोगों से अपील है कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे और अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझेंगे, क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि संक्रमित रहेगा तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमण का बिल्कुल खतरा बना हुआ है। तो आवश्यक है कि वो सभी लोग अपने अपने दायित्वों का अनुपालन निश्चित रूप से करें। और वैक्सीनेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। ने कही तो वैक्सीनेशन से कई लोग डर रहे हैं। उनका मानना है कि इसके बाद भी हमें कोरोना हो जाएगा, या इसके बाद हम बीमार हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होगी, या नहीं वो गलत है। इस तरह की जो भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई हैं, इसके बारे में भी हमारी जनता, हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें कि वैक्सीनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में हमारे दर्शक को आप एक आंकड़ा यदि आप देखें तो अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 9 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या में तो लगभग 10% लोग पहुंचने वाले हैं। तो कहीं इस तरह की कोई बात नहीं आई है, और ऐसा सोचना बिल्कुल वैसा ही होना है कि बिना किसी कारण के किसी बात को फैलाया जाए जी। वैक्सीन बिल्कुल आवश्यक है, और ये पाया गया है कि वैसे व्यक्तियों में यदि कहीं जो वैक्सीनेटेड हैं और कुछ यदि कोरोना पुनः हुआ भी है तो वो फाइट करने की शक्ति ज़्यादा है। तो वैक्सीन ही सबसे प्रमुख हथियार है जिसके माध्यम से हम इस कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की शंका और दुविधा किसी में भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन के लगातार उसके सेशन साइट्स प्लान किए गए हैं, और हर एक पंचायत में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। और इस ज़िले में भी मैं आपको बता दूं कि करीब 1,30,000 से भी ज़्यादा हम लोगों ने वैक्सीन के डोज दे दिए हैं। तो सभी लोग सामने आएँ, आगे आएँ और वैक्सीनेशन कराएं, और यही एक सामूहिक शक्ति होगी जिसके माध्यम से हम लोग कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त करेंगे। जी, तो वैक्सीनेशन से हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर टीकाकरण करवाएं और इस कोरोना की जंग में हम अपने प्रशासन का साथ दें। एक और सवाल जो हम जैसे अखबारों में अभी देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, और जैसा कि हमने पूना के बारे में देखा कि वहाँ पे मिलिट्री को कंट्रोल के अंदर दे दिया गया है, या फिर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पे कि नाइट कर्फ्यू का प्रावधान शुरू किया गया। तो क्या हमारे शहर में या हमारे राज्य में इस तरह के कुछ प्लान कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, या फिर किसी तरह की कोई बंदी करवाई जाएगी? देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कोरोना के संक्रमण के प्रसार पर, लेकिन हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने जो पिछले संक्रमण के दौरान जिस तरह से डटकर मुकाबला किया था, और संक्रमण में उस समय बिहार रोकने में टॉप पर था। सबसे कम पॉजिटिविटी रेट, सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट बिहार की ही थी। तो यहाँ के लोग जागरूक हैं, और फिर हम लोगों ने अभियान चलाना प्रारंभ किया है। लोगों से भी अपील की है कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो बिहेवियर प्रोटोकॉल है, मास्क, दूरी, 2 गज दूरी, लगातार हाथ धोना और भीड़ में नहीं जाना, तो ये सब हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। वाहनों में भी अभी दूरी करके लोग बैठ रहे हैं। जो बाज़ार हैं वहाँ भी दूरी मेंटेन की जा रही है। यदि यह स्थिति चलती रही तो हम लोगों को बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं कि लॉकडाउन या ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी, और लोग यहाँ के जागरूक हैं। जी, तो जागरूकता अगर रहेगी तो किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह का कोई लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनने वाली है। जो एक और बात या एक सवाल जो हमारे मन में आता है, जैसा कि अखबारों के माध्यम से पता चला है कि फिर से क्वारंटाइन सेंटर बनने की बात हो रही है, जिससे कि आम जनता को सबसे ज़्यादा डर लगता है। कई बार मैंने सुना है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कई बार जांच केंद्र पर सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि जाँच होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा और 15 दिन के लिए वो अपने घर से अलग हो जाएंगे। तो क्या फिर से इस तरह की कोई व्यवस्था हो रही है क्वारंटाइन सेंटर की? देखिए, ये तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑलरेडी है कि जो लोग भी आ रहे हैं उनका हम लोग रैंडमली या 100% जांच करा रहे हैं, और यदि जांच में कोई भी पॉजिटिव केस आएंगे तो उनका तो ट्रीटमेंट किया जाना है जी। और होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले वर्ष का एक्सपीरियंस हम लोग को बताता है कि 80% से भी ज़्यादा लोग, या इवन कहें 90% से ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक हैं जी। तो एसिम्टोमेटिक केसेस में यदि वो पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लगातार इसमें यह भी ध्यान देंगे कि संक्रमण का स्तर क्या है जी। जैसे जैसे संक्रमण के स्तर के आधार पर भी हमारी पॉलिसी डिसाइड होती है, हम लोगों को अपना अगला कदम क्या उठाना है वो डिसाइड होता है। तो अभी वैसी स्थितियां नहीं आई हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों को जिस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता होगी हम लोग
बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए वो निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जाना कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमारा प्रशासन इस बार तैयार है, तो जाते जाते एक बार डीएम सर से हम चाहेंगे कि वो हमारे जो दर्शक हैं उनको एक संदेश दे दें कि इस महामारी की स्थिति में, या ये चमकी बुखार हो या कोविड-19 हो, इससे जूझने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आपसे वो क्या अपेक्षा रखते हैं, इस बारे में वो आपको बताएंगे। धन्यवाद कि आपने सीधे रूबरू होने का मौका दिया दर्शकों से। मैं दर्शकों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि मुजफ्फ़रपुर और इसके आसपास के क्षेत्र अभी दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। अन्य ज़िलों की बात करें तो सिर्फ उनके पास कोरोना है जिससे उन्हें जूझना है, लेकिन हम लोगों के पास कोरोना और साथ साथ में AES, इन दोनों से जूझना है और इसके लिए आप सभी लोगों के सहयोग और प्रतिभाग करने की आवश्यकता है। AES एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेजुबान बच्चे, जिनको जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं रहता है, अपने बारे में बोल नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को ये अटैक करता है। इसलिए इसमें तो और ज़्यादा हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि बच्चे को किसी भी तरह का लक्षण खासकर इन 3 महीनों में होता है तो आप समय बर्बाद ना करें। समय बहुत इसमें कीमती है। पाया गया है कि यदि समय पर बच्चा पहुंचा है तो उसकी जान बचाई जा सकी है, विलम्ब हुआ है तो जान नहीं बचाई जा सकी है। तो कोई अपने तरफ से नहीं ध्यान देना है कि हम तेल मालिश करना शुरू कर दें तो पानी डालना शुरू करें, ओझा गुनी और आसपास के चिकित्सक के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि AES के कोई भी लक्षण, जो कि लक्षणों की चर्चा पहले भी की गई है कि तेज़ बुखार है, कँपकँपी है, सीजर्स आ रहे हैं और ठंड लग रही है, बुखार जैसे कोई सिम्टम है, मिर्गी जैसे कोई सिम्टम है, तो तुरंत नज़दीकी PSC पर ले जाएं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य, बच्चों के जीवन का यह प्रश्न है। तो ये आप लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस पूरे सीज़न में एकदम कॉशस रहें, ध्यान दें और तुरंत PSC पर ले जाएं या पीकू जो कि SKMCH में है वहाँ ले जाएं। जी। कोरोना को लेकर के भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये भी एक सामाजिक चीज़ है, यह संक्रामक चीज़ है जिसमें कि एक व्यक्ति के जिम्मे, प्रशासन के जिम्मे सिर्फ कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि आप लोगों को, हम सभी लोगों को आगे आना होगा और सभी लोग यदि कोरोना प्रोटोकॉल के बिहेवियर को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके संक्रमण को हम लोग दूर करने में सक्षम होंगे। तो यही हमारी अपील है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों में काफ़ी सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, बस अब आपके सावधानी की ज़रूरत है। तो हम हमारे DM IAS प्रणव कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना ये बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो फिर दर्शकों, अपना कार्यक्रम आज यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।